अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले का पहला चैप्टर मेटाबॉलिक रिस्पांस टू इंजरी, जो कि बेसिक प्रिंसिपल का पहला पार्ट है। अच्छा जी, अब इस चैप्टर में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि हमने देखना है कि बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है, कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी होती है या सर्जरी होती है उसके बाद बॉडी में क्या चेंजेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग द सर्जरी एंड रिकवरी, मीडिएटर्स और पाथवे क्या होते हैं जो हमको रिस्पॉन्ड करते हैं इंजरी के बाद, अवॉइडेबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि हम इंजरी के बाद जो भी हमारी बॉडी में नेगेटिव चेंजेस आ रही होती है हम उसको कैसे डील करें, मेटाबॉलिक रिस्पांस टू इंजरी जो इन्फ्लुएंस करेगा सर्जिकल आउटकम, और द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑप्टिमल प्री ऑपरेटिव केयर। अच्छा जी, अब आपके पास जो आपका ये मेटाबॉलिक रिस्पांस है इसको हमने डिवाइड किया दो फेजेस में। दो पीरियड कौन से हैं? कैटाबॉलिक फेज है और एनाबॉलिक फेज है। कैटाबॉलिक फेज विच में इंक्लूड पीरियड ऑफ शॉक फॉलोड बाय एनाबॉलिक फेज। एनाबॉलिक फेज में आपके पास क्या होता है? रिपेयर एंड टिश्यू हीलिंग होती है। अच्छा, आप इसको याद कैसे करोगे कि कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म में हर चीज कम कम हो रही होती है एंड कैटाबॉलिज्म इज लाइक काटना, ठीक है, हर चीज कम होगी, एनाबॉलिज्म में हर चीज ज्यादा होगी। कैटाबॉलिज्म होता किस लिए? कैटाबॉलिज्म जो है वो आपकी बॉडी में वो सारी चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से आप अपने बॉडी का वॉल्यूम और एनर्जी को कंजर्व करो, और इसको कंजर्व करके आपने क्या करना है? इसी वॉल्यूम और एनर्जी को कंजर्व करके इसके बाद आपने उसको रीजनरेशन और रिपेयर में लगाना है, जो कि हम एनाबॉलिक फेज में करेंगे। अच्छा जी, कैटाबॉलिक का जो फेज है वो स्टार्ट कब होता है? ये इनिशियल फेज होता है और टाइम ऑफ इंजरी पे ही स्टार्ट हो जाता है। दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोवॉल्यूमिया, डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, रिड्यूस कार्डिक आउटपुट, हाइपोथर्मिया एंड लैक्टिक एसिडोसिस। कैटाबॉलिज्म में हर चीज कम हो रही है, वॉल्यूम कम, बीएमआर डिक्रीज, कार्डिक आउटपुट कम, हाइपोथर्मिया कम। सिर्फ एक चीज बढ़ेगी, क्या चीज? लैक्टिक एसिडोसिस आपका बढ़ेगा। ठीक है जी, लैक्टिक एसिडोसिस बढ़ेगा। इसमें आपके पास फिजियोलॉजिकल रोल क्या है? यही कि आपने चीजों को कंजर्व करना है। किन चीजों को? वॉल्यूम को और एनर्जी को। ये आप स्टोर करोगे ताकि आपका मैक्सिमम चांस हो फॉर फ्यूचर रिकवरी। कैटाबॉलिज्म इफेक्ट इंक्लूड करेगा जब आपका पेशेंट, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पेशेंट कैटाबॉलिक स्टेट में है? जब उसका मसल ब्रेक डाउन होगा, जब उसका वेट लॉस होगा और जब उसको हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेशेंट अब किस फेज में है? कैटाबॉलिक फेज में। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बढ़ेंगे मॉडर्न सर्जिकल केयर। अच्छा, अब जो आपकी इन्फ्लेमेशन होती है ना वो इनिशियली क्या होती है? स्टेराइल होती है, लेकिन नेचर ऑफ सर्जरी और इंजरी जो है वो प्री एब्सॉर्ब कर देती है इन्फेक्शन एंड सेप्सिस की तरफ। कभी कभी क्या होता है कि मॉडरेट ट्रॉमा में आपके पास क्या होता है? मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है। मल्टीपल ऑर्गन फंक्शन की मॉर्टेलिटी कितनी होती है? 25%। ये आपका एमसीक्यू का पॉइंट है कि जब आपका पेशेंट जो है वो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में चला जाता है तो उसकी मॉर्टेलिटी कितनी होती है? अराउंड 25%। ठीक है जी, अब हमने पढ़ना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंजरी रिस्पॉन्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इंजरी क्या होता है? जितनी स्वेयर आपकी इंजरी होती है उतना ही ज्यादा आपका जो पेशेंट है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। द मोर स्वेयर द इंजरी द ग्रेटर द रिस्पॉन्स फॉलोइंग मेजर इलेक्टिव इंजरी। अच्छा, अब आपके पास अगर इलेक्टिवली आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें क्या होगा? इलेक्टिवली आपका ट्रांजिट और मॉडरेट राइज हो सकता है टेम्परेचर का, हार्ट रेट का, रेस्पिरेटरी रेट का, एनर्जी एक्सपेंडिचर का, और पेरिफेरली आपके डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हो सकती है। अगर कोई मेजर ट्रॉमा हुआ है तो मेजर ट्रॉमा या इमरजेंसी सर्जरी करें या सेप्सिस है, बर्न है, यही चेंजेस इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाएंगी। पेशेंट हाइपर मेटाबॉलिज्म में चला जाएगा, मार्क कैटाबॉलिज्म होगी, शॉक और इवन मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन भी हो सकता है, जिसका अभी हमने पढ़ा मॉर्टेलिटी रेट कितना है? 25% है। अच्छा जी, मीडिएटर्स ऑफ मेटाबॉलिक रिस्पांस टू इंजरी। अच्छा, टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन। अब हमारे पास क्या होता है? जब भी हमारे पास कोई भी टिश्यू डैमेज होता है तो टिश्यू डैमेज की बात क्या होता है? आपके सेलुलर लेवल पे सेल क्या रिलीज करते हैं? कुछ मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स और अलार्मेंट्स। ये क्या करते हैं? इनको, ये जो डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं इनको कौन सेंस कर लेता है? इनको रिसेप्टर सेंस करते हैं। टॉल लाइक या नॉट लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं ये रिसेप्टर? इनेट इम्यून सिस्टम में होते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम में आपके पास क्या चीजें आती है? मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स है। इन मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल और डेंड्रिटिक सेल्स के ऊपर क्या होते हैं? टॉल लाइक और नॉट लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं? ये डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को सेंस कर लेते हैं। अब जब ये इनको सेंस कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? दे रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज। अब कैस्पेज क्या होते हैं? ये एंजाइम होते हैं जो इन टर्न आपके क्या करेंगे? इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस निकालेंगे। अच्छा जी, अब इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कौन से होते हैं? इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा है, इंटरफेरॉन्स है, कीमोकाइंस है और अदर मीडिएटर्स हैं। अब ये कौन से मीडिएटर्स हैं? ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है। कौन कौन से? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरफेरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जी
प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कौन है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कौन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कौन है। तो आपके पास जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है या प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है वो कौन से हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, T1 नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरफेरोन, कीमोकाइनेस। ये सब आपके कहाँ पे चले जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी वाले में। एक होता है जो इनके अगेंस्ट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे और उनके भी नंबर आपने याद रखने हैं। इनके नंबर याद रखने हैं, इंटरल्यूकिन 1, 6, T1 नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरफेरोन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये क्या करते हैं, अब इनकी फॉर्मेशन की वजह से आपके पास एक स्टेराइल सिस्टमिक कैस्केड स्टार्ट हो जाता है जो कि लोकल इन्फ्लेमेशन कॉज करना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, हमने पढ़ा कि दिस बिगिंस अ स्टेराइल सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड जो कि लोकली काम कर रही होती है। अब यही अगर लोकली स्वेयर हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लिनिकली डिटेक्टेबल सर्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। डैमेज एसोसिएटेड प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये आपकी एंडोथेलियल सेल की जो लाइनिंग होती है उसको डैमेज करते हैं और प्लेटलेट्स को डैमेज करते हैं। ये जो आपकी एंडोथेलियल सेल लाइनिंग जब डैमेज होने लग जाती है तो आपका क्या होता है, कैपिलरी लीक स्टार्ट हो जाता है। कैपिलरी लीकेज हो जाएगा, आपका जो इंट्रावेस्कुलर कंपोनेंट है वो सारा इंटरस्टिशियल में आने लग जाएगा, एडिमा कॉज हो जाएगा, कोगुलोपैथी होगी और इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है और प्रोडक्शन होती है डैमेज एसोसिएटेड ये जो प्रोटीन्स है उनकी। लोकली इस्कीमिया होता है, माइक्रोवेस्कुलर माइक्रोसर्कुलेटरी इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं which trigger to further release of damage associated proteins, sepsis, hemorrhage, massive transfusion, acidosis, सर्जरी, क्रश सिंड्रोम, इस्कीमिया एंड इस्कीमिया रिपरफ्यूजन। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि जब भी कोई इंजरी होती है सेल क्या रिलीज करता है, सेल अलार्मेंस रिलीज करता है या डैमेज एसोसिएटेड पैटर्न्स रिलीज करता है। ये डैमेज एसोसिएटेड पैटर्न कौन उठा लेते हैं, टॉल लाइक या नॉट लाइक सेल्स उठा लेते हैं। ये सेल्स कहाँ पे पड़े होते हैं, ये आपके पास मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल और डेंड्रिटिक सेल्स में पड़े होते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके पास इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करवा देते हैं। कौन से, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, T1 नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरफेरोन और कीमोकाइनेस। ये क्या करते हैं, ये स्टेराइल सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड स्टार्ट कर देते हैं। यही कैस्केड आपका सर्ज में चला जाता है और फिर सर्ज से आपको पता है कि सेप्सिस हो सकता है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो सकता है। ठीक है जी। अब आपके पास some secondary triggers of metabolic response to the injury। अब metabolic response to the injury में जो आपके पास triggers आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, sepsis हो सकता है, hemorrhage हो सकता है, massive transfusion हो सकती है, acidosis है, सर्जरी है, क्रश सिंड्रोम है, इस्कीमिया, रिपरफ्यूजन है। ये सारे क्या है, ये सारे ट्रिगरिंग पॉइंट हैं जो आपका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी को इनिशिएट करवा देंगे। न्यूरोएंडोक्राइन रिस्पॉन्स टू द इंजरी। अच्छा, न्यूरोएंडोक्राइन का जो पाथवे है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पेशेंट क्या करता है, इसका जो क्लासिकल पाथवे है वो रिस्पॉन्ड करता है स्ट्रेस को। किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, एफरेंट नोसी रिसेप्टर जो होते हैं उनके थ्रू। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेन स्टेप है ना, ये आपका है नोसी रिसेप्टर पेन पाथवे। स्टार्ट कहाँ से होता है, पेन के रिसेप्टर से स्टार्ट होता है और उसके आगे कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी तक जाता है। अच्छा जी, अब आपके पास ये जो कोई भी लोकल इन्फ्लेमेशन होती है या कोई डायरेक्ट इंजरी होती है। लोकल इन्फ्लेमेशन किस लिए होगी, अगर आपका पेशेंट शॉक में है, हाइपोवोलेमिया में है, आपकी इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट की चीजें बाहर आ रही है, वहां पे लोकल इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये लोकल इन्फ्लेमेशन कौन सेंस करेगा, पेन की जो रिसेप्टर है वो सेंस करेंगे। आपके पेन के रिसेप्टर होते हैं, ये कहाँ जाते हैं, ये हाइपोथैलेमस में जाते हैं। हाइपोथैलेमस में जाके क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन आपके पास कहाँ जाता है, कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन आपके पास जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी की, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है और वहां से क्या निकालता है, एसीटीएच निकालता है। ये एसीटीएच अब कहाँ जाएगा, ये एसीटीएच आपके पास एड्रीनल के पास जाएगा। एड्रीनल के पास जाएगा तो वहां से आपके पास क्या कराएगा, वहां से आपके पास ये कॉर्टिसोल को जाके निकालेगा। ये आप यहाँ पे आप लिख दो नंबर 1। एक चीज आपके हाथ में जो आ गई है वो है दैट इज कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल कैसे आया, लोकल इन्फ्लेमेशन हुई, डायरेक्ट इंजरी या डायरेक्ट इंजरी हुई, उसके बाद आपके पास पेन के रिसेप्टर एक्टिव हुए। पेन के रिसेप्टर जब एक्टिव हुए तो वो कहाँ गए, हाइपोथैलेमस के पास गए। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने आपका कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर निकाला। वो कहाँ गया, वो फैक्टर जाके एक्ट हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या निकाला, एसीटीएच निकाला। एसीटीएच किधर गया, एड्रीनल के पास। एड्रीनल ने क्या निकाला, कॉर्टिसोल। ये पहली चीज आपके पास आ गई, कॉर्टिसोल। ठीक है जी, विद एन आवर ऑफ इंजरी। दूसरा हाइपोथैलेमस एक और काम क्या करता है, दूसरा हाइपोथैलेमस आपका एक काम ये करता है कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो ये आपका एड्रेनलिन निकालता है और ग्लूकागॉन निकालता है। दूसरा आपके पास क्या आ गया, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन आ गया। ये आपके पास सेकंड और ये आपके पास थर्ड। ये तीन चीजें आपके पास आ गई हैं। ये तीन चीजें क्या है, इन तीन चीजों को हम कहते हैं दिस इज अ कॉकटेल ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स में आपके पास क्या क्या आ गया,
ग्लूकागॉन आ गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ गया और कैटेकोलामिन्स आ गया। ठीक है जी, अब जितना भी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होगा ना वो इन 3 हार्मोन्स के नतीजे में आपका सारा रिस्पॉन्स चल रहा होता है। अच्छा जी, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ द एक्यूट राइज इन द लेवल ऑफ दीज हार्मोन इज टू क्या करेगा, एक काम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये ग्लूकोज को निकालेगा फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट स्टोर से और बिगिन द ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन, ताकि आपको एनर्जी और रिपेयर में काम आ सके। ये जो आपके 3 काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, ये आपका ग्लूकोज निकाल रहे हैं। ग्लूकोज कहाँ से निकाल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्टोर से निकाल रहे हैं, फैट से निकाल रहे हैं, प्रोटीन से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम एनर्जी एंड रिपेयर में उनको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, इसके अलावा आपके जो और इफेक्ट है ना इन 3 काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स के, और क्या क्या काम करवा सकते हैं, ये आपकी ऑल्टरनेशन कराएगा इंसुलिन में, इंसुलिन की रिलीज होने में और उसकी सेंसिटिविटी दोनों को ऑल्टर करेगा। एक तो है कि इंसुलिन कम या ज्यादा रिलीज हो रही है और उसकी सेंसिटिविटी को भी ये ऑल्टर करता है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन कराता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ लो सर्कुलेटरी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एंड इनएक्टिवेशन ऑफ पेरिफेरल थायराइड हार्मोन एंड ग्लोमेरुलर फंक्शन। ये आपकी पहले में एक डायग्राम जो बनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं कि जब आपका एक्यूट फेज चल रहा होता है, जब इंजरी चल रही होती है, जब काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स निकलते हैं, तो आपका मेटाबॉलिक रिस्पांस में क्या क्या चीजें हैं जो इंक्रीज हो रही है और क्या क्या चीजें हैं जो कम हो रही है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्रीज हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, सेंसिटिविटी उसकी खराब हो रही है, ये आप जब आगे पिक्चर देखेंगे तो हमें पता चलेगा। प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लो सर्कुलेटिंग इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और इनएक्टिवेशन ऑफ पेरिफेरल थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, गोनेडल फंक्शन कम हो रहा है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो डायरेक्ट लिपोलिटिक है, लेकिन इंसुलिन एगोनिस्ट एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है इसकी ग्रोथ हार्मोन की। अब आपके पास जो इनेट इम्यून सिस्टम है ना, जिसमें आपके पास प्रिंसिपली मैक्रोफेजेस आते हैं, ये जब आपके डैमेज एसोसिएटेड प्रोटीन रिलीज होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर विद एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में आपके पास क्या क्या चीजें आती है, टी सेल्स आते हैं और बी सेल्स आते हैं। ये दोनों को जनरेट करके क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू द इंजरी ये जनरेट कराते हैं। कौन कौन, आपका ये इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव दोनों मिलके काम करते हैं। रिलीज क्या करवाते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज करवाते हैं, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, और ये प्रोड्यूस कब होंगे, विद इन 24 आवर एंड एक्ट ऑन डायरेक्टली ऑन हाइपोथैलेमस। अच्छा जी, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना कि मैंने आपसे कहा कि इसमें एमसीक्यू आ सकते हैं, आपने याद रखना है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स कौन कौन से होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8। एक्ट कहाँ पे करेंगे, एक्ट जाके करेंगे हाइपोथैलेमस पे। काम क्या कराएंगे, अच्छा ये क्या काम कराते हैं, ये आपके 3 P's कराते हैं। 3 P's कैसे याद करेंगे हम 3 P's को, एक काम ही क्या करता है, हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट करता है, वहां पे जाके क्या कराता है, पायरेक्सिया कॉज कराते हैं। एक P आपका इस पायरेक्सिया। सच साइटोकाइन आल्सो ऑगमेंट विद हाइपोथैलेमिक स्ट्रेस रिस्पांस और एक्ट करता है कहां पे, स्केलेटल मसल के ऊपर जाके। क्या काम कराएगा, प्रोटियोलिसिस कराएगा, while inducing acute phase protein and production of liver pro-inflammatory cytokines। और एक और क्या काम करते हैं, ये आपके पास पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस कराते हैं। तो हमारे पास जो 3 P आए उसमें हमारे पास क्या क्या आया, एक हमारे पास प्रोटियोलिसिस करा रहा है, एक हमारे पास पायरेक्सिया करा रहा है और एक हमारे पास पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा रहे हैं। ये सारे काम कौन करवा रहे हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस करा रहे हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कौन से हैं, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8। कब प्रोड्यूस होंगे, विद इन 24 आवर होंगे। ये सब आपके एमसीक्यूज के पॉइंट हो सकते हैं कि व्हिच ऑफ द, एज इफ के एमसीक्यू आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1 दिया, इंटरल्यूकिन 6 दिया, इंटरल्यूकिन 8 दिया, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी नहीं है, काउंटर इन्फ्लेमेटरी है। उनमें आपके पास फैक्टर नंबर 13 है, 9 है। ये आपने देखने हैं कि कौन से प्रो इन्फ्लेमेटरी है, कौन से एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये आपका एमसीक्यू का पॉइंट हो सकता है कि एमसीक्यू इनमें से बन सकता है कि इसमें से चूज कर दो कौन सा वाला प्रो इन्फ्लेमेटरी है, कौन सा वाला प्रो इन्फ्लेमेटरी नहीं है। ठीक है जी, फिर आपके पास आता है there are many complex interaction among the neuroendocrine, cytokine and metabolic axis। अब आपके पास जो कॉर्टिसोल है ना, कॉर्टिसोल क्या करता है, वो इम्यूनोसप्रेसिव, एज ए इम्यूनोसप्रेसिव काम करता है एट हाई लेवल। लेकिन अगर ये इंटरल्यूकिन 6 के साथ मिल जाए तो ये क्या करता है, ये एक्यूट फेज, जो हेपेटिक एक्यूट फेज का रिस्पांस है उसमें काम करने लग जाता है। हेपेटिक एक्यूट फेज का रिस्पांस हम आगे जाके पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है जी, अब आपका जो ACTH है वो उसकी रिलीज किस तरह एनहांस होती है, बाय प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एंड नॉन एड्रेनर्जिक सिस्टम से। अच्छा जी, अब हम क्या पढ़ेंगे कि अब इसमें इस लेवल पे क्या हो रहा था, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स
इंटरेक्शन हो रहे होते हैं अमंग कौन से पाथवे, न्यूरो एंडोक्राइन में, साइटोकाइंस और मेटाबॉलिक एक्सेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन साथ साथ चल रहे होते हैं। जैसे कि अभी आपके पास जो कॉर्टिसोल है ना, वो एट हाई लेवल क्या काम करता है, एज ए इम्यूनोसप्रेसिव काम करता है। लेकिन अगर यही कॉर्टिसोल किसके साथ मिल जाए, इंटरल्यूकिन 6 के साथ मिल जाए, तो क्या करेगा, हेपेटिक एक्यूट फेज रिस्पांस में काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये हेपेटिक एक्यूट फेज रिस्पांस क्या होता है, ये फिर आगे चलेंगे तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है। एसीटीएच की रिलीज इनहेंस होती है प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के साथ एंड नॉन एड्रेनर्जिक सिस्टम के साथ। इसकी वजह से क्या होता है, जब कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है, वीक आपकी नेगेटिव फीडबैक होती है। वीक नेगेटिव फीडबैक क्या करती है, वो आपको काम देती है कि आपका जो जितना भी इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस है ना, वो लिमिटेड हो जाए। अच्छा, इसमें फाइनली क्या होता है, आपका पेशेंट जो है हाइपरग्लाइसीमिया में जा रहा होता है। अच्छा, ये हाइपरग्लाइसीमिया को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में जाता है तो वो क्या करता है, एग्रीवेट करता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या कहता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स निकालता है। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, एक तो ये जो आपकी एंडोथेलियल की सरफेस होती है उसको डैमेज करते हैं। एंडोथेलियल की सरफेस डैमेज हो जाएगी, क्या होगा, लीकी हो जाएगी। आपका जो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है वो सारा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो क्या होता है, आपका वहां पे एडिमा स्टार्ट हो जाता है, फिर हाइपोक्सिया हो जाता है और फिर ये साइकिल चलता है। ठीक है जी, एक काम तो ये कर रहा है कि ये एंडोथेलियल जो आपकी लाइनिंग है उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, जीन एक्सप्रेशन को भी चेंज कर रहा है, ऑल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन टू एनहांस साइटोकाइन प्रोडक्शन। फिर साइटोकाइन प्रोडक्शन इंक्रीज होंगे, फिर ये सारा साइकिल चलेगा। अच्छा जी, अब जो आपकी ये बेले की डायग्राम है ये देखने वाली है। ये आपको बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्रीज हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जी पेन हुआ, यहाँ पे इंजरी हुई, ठीक है जी। इंजरी के बाद आपका पेन के इफरेंट पाथवे ऊपर गए, स्पाइनल कॉर्ड के बाद क्या हुआ, हाइपोथैलेमस में गए, पिट्यूटरी गए, एड्रीनल गए, पेनक्रियास गए। क्या क्या चीजें निकाल रहे थे, एसीटीएच निकाल रहे थे, सीएफआर निकाल रहे थे। इसमें आपका जो एंड पॉइंट है ना, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें रेज हो रही हैं और बॉडी में क्या क्या चीजें आ रही हैं। प्लाज्मा में आपके पास एसीटीएच रेज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, एड्रेनलिन इंक्रीज हो रहा है, कॉर्टिसोल इंक्रीज हो रहा है, ग्लूकागॉन इंक्रीज हो रहा है। ये आपके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन जो हम पहले पढ़ चुकी है, सारी चीजें आपकी रेज हो रही हैं। अब ये आपके पास जो इंटरल्यूकिन 1 है, T1 नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा है, 6 है, 8 है, ये कौन से मीडिएटर थे, ये आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स थे, ये वो है। अब क्या क्या चीजें कम हो रही है, इंसुलिन कम हो रही है, आईजीएफ कम हो रहा है, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है और T3 कम हो रहा है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आएंगी कि अगर आपका रिस्पॉन्स आ रहा है इंजरी में तो कौन कौन सी चीजें उसमें बढ़ रही है, फॉलोइंग जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और फॉलोइंग इंक्रीज नहीं हो रहे, इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है। अच्छा, बॉडी चेंजेस क्या आएंगी, लाइपोलाइसिस होगी, हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, स्केलेटन मसल्स की डिग्रेडेशन होगी, एक्यूट हेपेटिक प्रोटीन सिंथेसिस होगी, वो हम आगे पढ़ते हैं, पायरेक्सिया होगा और हाइपरमेटाबॉलिज्म होगा, प्लस 3 P's जो अभी हमने पढ़े, पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रोटियोलिसिस और पायरेक्सिया। ठीक है जी, ये काम आपने देख ली कि जी साथ साथ ये हो रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास हेडिंग आती है एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एंड अनसर्टेन बैलेंस। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी इंजरी होती है तो क्या निकलते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी निकलते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी निकलते हैं, जो एक तो एगोनिस्ट निकल रहा है और एक एंटागोनिस्ट निकल रहा है। अब जब आपकी इंजरी होती है तो विद इन आवर आपके पास क्या आते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और एंटर करते हैं सर्कुलेशन में। अब जब प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस स्टार्ट हो जाते हैं, इंटर करते हैं सर्कुलेशन में, तो उसके साथ आपके पास और कौन सी चीजें निकलना स्टार्ट हो जाती है, एंटागोनिस्ट इंटर हो जाते हैं सर्कुलेशन में। एंटागोनिस्ट आपके पास कौन से होते हैं, जो कि साइटोकाइन के खिलाफ काम करते हैं। अच्छा जी, इनमें आपके पास कौन कौन से आते हैं, इंटरल्यूकिन, ये इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, T1 नेक्रोटिक फैक्टर सॉल्युबल रिसेप्टर जिसमें रिसेप्टर नंबर 55 और रिसेप्टर नंबर 75 आता है। ठीक है, ये दो आपने बातें याद रखनी है। ये क्या करते हैं, ये आपका जो इनिशियली प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई सिस्टमिक डैमेज कॉज ना हो सके। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फर्दर सीरीज ऑफ एडाप्टिव चेंजेस जो आती है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स आ जाते हैं। पहले क्या आ रहे थे, प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ रहे थे, अब दूसरा क्या आ रहा है, काउंटर। उन्हीं प्रो इन्फ्लेमेटरी जो आपके मीडिएटर्स हैं उनको काउंटर करने के लिए काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स आ रहे हैं। इनके नंबर क्या क्या है, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, 9, 13 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये आपके एमसीक्यूज के पॉइंट हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास प्रो इन्फ्लेमेटरी कौन है और काउंटर इन्फ्लेमेटरी कौन है। काउंटर इन्फ्लेमेटरी में आपके पास इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, 9, 13 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर आते हैं।
अच्छा जी, अब हमने क्या पढ़ा कि काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दैट इज मीडिएटेड बाय इंटरल्यूकिन 4, 5, 9, 13 ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ठीक है जी, अब ये क्या काम करते हैं, ये जो आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं ये उनको जाके इनहिबिट करते हैं कि बस थोड़ा सा हाथ हल्का रखो, हमें इतनी इन्फ्लेमेशन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बढ़ जाते हैं तो वो किस तरफ जाते हैं, वो आपके पास जाते हैं सर्स की तरफ और मॉड्स की तरफ, और दूसरा उसको काउंटर करने के लिए क्या आते हैं, काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम आते हैं। अच्छा, काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स आते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ये हमारे पास हो गए काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कुछ लोकल मीडिएटर्स आते हैं जो कि स्पेशल प्रो रिजॉल्विंग मीडिएटर्स आते हैं, जो कि होते किस चीज के, एसेंशियल फैटी एसिड के डेरिवेटिव आते हैं, जिसमें लाइपोसिन है, रिजॉल्विन है, प्रोटेक्टिन वगैरह आते हैं। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है, अब हर चीज की ज्यादती जो है वो बहुत बुरी होती है। अब अगर आपके पास एक जगह इन्फ्लेमेशन हुई है, अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो किसमें पेशेंट किसमें चला जाएगा, सर्स में और मॉड्स में चला जाएगा। उसको रोकने के लिए आपके पास क्या आया, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आया। अगर आपका यही एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डोमिनेट कर जाता है और इन प्रोलॉन्ग इलनेस, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड व्हाट इज कार, कंपनसेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। मतलब आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, उस इन्फ्लेमेशन को रोक रहा है। जब ये इन्फ्लेमेशन को रोकता है तो ये क्या करता है, ये पेशेंट को इम्यूनो सप्रेशन की तरफ ले जाता है, और इस इम्यूनो सप्रेशन की वजह से क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ना तो आपने सर्स की तरफ जाना है और ना आपने कार्स की तरफ जाना है, आपने एक म्याना रवि वाला सिस्टम इख्तियार करना है। ना तो आपका प्रो इन्फ्लेमेटरी जो सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट होना चाहिए, और ना आपका काउंटर इन्फ्लेमेटरी जो सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है जी।